जेड स्क्रॉल का परिचय देखने के बाद आदर्श कुछ उत्सुकता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक पहलू टोटेम न केवल एक योद्धा की युआन क्यूई को बढ़ाता था, बल्कि इसका उपयोग दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, एक तलवारबाज का पहलू टोटेम भी तलवार के आकार का होता है। जब वो अपना पहलू टोटेम जादू से बनाता है तो वो 300 मीटर दूर खड़े प्रतिद्वंद्वी को पल भर में मार गिरा सकता है। कई तलवारबाजों की ख्वाहिश थी कि उनका पहलू टोटेम तलवार के आकार का हो। उनके लिए यही सबसे बेहतरीन पहलू टोटेम था। दुर्भाग्यवश हर तलवारबाज तलवार के आकार में पहलू टोटेम को संघनित नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं अपने पहलू टोटेम को संक्षिप्त करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। आदर्श उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो अपने पहलू टोटेम को संक्षिप्त करेगा। उन्होंने जेड स्क्रॉल के भीतर टोटेम रहस्यवादी तकनीकों को ब्राउज किया। दिव्य मार्शल पहलू, विनिमय मूल्य 50,000 ड्रैगन स्केल रून। दिव्य मार्शल पहलू में महारत हासिल करने के लिए शक्ति आधारित निर्जन जानवरों का शिकार करना होगा। उदाहरण के लिए, शक्ति आधारित ओमेगा वानर, स्वर्गीय कवचधारी गैंडा, 1000 पर्वतीय भालू। दिव्य मार्शल पहलू में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक योद्धा के रक्त और क्यूई आधार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे दृढ़ और बलवान होना आवश्यक है। केवल मजबूत शरीर वाले लोग ही अपने शरीर में उमड़ती हुई वीरानों की शक्ति को सहन कर सकते हैं। एक बार दिव्य मार्शल पहलू में निपुणता प्राप्त हो जाने पर वे एक पशु सदृश पहलू टोटेम को संघनित कर सकते हैं। पहलू टोटेम के साथ शरीर की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ भी उठा सकता है। आदर्श ने जब टोटेम रहस्यवादी तकनीक का पहला परिचय देखा तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि ये निनाद के लिए सबसे उपयुक्त रहस्यवादी तकनीक थी। एक बार जब निनाद ने 1000 पहाड़ी भालू जैसा एक पहलू टोटेम संघनित कर लिया तो वो एक मानव सदृश आदिम उजाड़ जानवर बन सकता था। इसे केवल हिंसा शब्द से ही वर्णित किया जा सकता था, लेकिन आदर्श को ये रास नहीं आया। सिर्फ ताकत से युद्ध करना बहुत प्रतिबंधात्मक था। आदर्श उसे देखता रहा। स्वर्गीय अग्नि रहस्य, जिसकी कीमत 60,000 ड्रैगन स्केल रून्स है। यह एक ऐसी तकनीक थी जो अग्नि तत्व वाले निर्जन जानवरों का शिकार करके अग्नि तत्व पहलू टोटेम को संघनित करती थी। ये अग्नि तत्व युआन क्यूई से अत्यधिक लगाव रखने वाले योद्धाओं के लिए सबसे उपयुक्त थी। मिस्ट वेनम सीक्रेट टोम, जिसकी कीमत 35,000 ड्रैगन स्केल रून्स है। ये एक रहस्यमय तकनीक थी जिससे जहरीले कीड़े पैदा किए जाते थे। बेहद जहरीले वीरान जानवरों का शिकार करके और उनके जहर को इकट्ठा करके एक जहरीला पहलू टोटेम संघनित किया जा सकता था। एक बार इसे जादू से गढ़ने पर यह एक जहरीला कोहरा फैला देता था, जिससे 5 किलोमीटर के दायरे में सभी जीवित प्राणी हड्डियों में बदल जाते थे। आदर्श ने सूची में खोजबीन की। उसे पता चला कि टोटेम की कई रहस्यमयी तकनीकें किसी खास तत्व पर केंद्रित होती हैं, जैसे बर्फ, आग, धरती या शुद्ध शक्ति या गति। लेकिन आदर्श को लगा कि इनमें से कोई भी उसके अनुकूल नहीं है। कई योद्धाओं का एक खास तात्विक नियम से स्वाभाविक लगाव होता था। उदाहरण के लिए, विशांत स्वाभाविक रूप से बर्फ युआन क्यू को नियंत्रित करने में सक्षम थी, इसलिए उसने जो पहलू टोटेम बनाया वो स्वाभाविक रूप से बर्फ का था। लेकिन आदर्श किसी भी प्रकार के युआन क्यूई को नियंत्रित करने में अच्छा नहीं था, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल के साथ आदर्श के पास ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी जिसे वो नियंत्रित करने में अच्छा न हो। चाहे वो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई हो या उजाड़ की शक्ति, जब तक ये ऊर्जा का एक रूप था वो इसे नियंत्रित करने में अच्छा था। उनके लिए किस प्रकार की टोटेम रहस्यवादी तकनीक सबसे उपयुक्त थी? आदर्श ने बार बार सूची को पलटा और जेड स्क्रॉल में सभी रहस्यमय तकनीकों को देखने के बाद भी वो अपने लिए उपयुक्त नहीं ढूंढ सका। ओह, इनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं है। आदर्श को भौहें चढ़ाते देख अचल ने भी भौहें चढ़ाईं। उसके उस जेड स्क्रॉल में शामिल टोटेम रहस्यवादी तकनीकें युआन के मूल राज्य के शुरुआती दौर के योद्धाओं के लिए सबसे उपयुक्त थीं। वे उच्च गुणवत्ता वाली थीं, लेकिन उन्हें सीखना बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आदर्श युआन से पहले के पहलू को संक्षिप्त करना चाहता था तो ये उसके लिए सबसे उपयुक्त था। लेकिन यह स्पष्ट था कि आदर्श संतुष्ट नहीं था। आप किस बात से संतुष्ट नहीं है? अचल ने पूछा। ये रहस्यवादी तकनीकें बुरी नहीं हैं, लेकिन ये कुछ हद तक सीमित हैं। आदर्श ने घुमा फिराकर और चतुराई से कहा। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसका मतलब था कि रहस्यवादी तकनीकों का दायरा बहुत सीमित है। आदर्श ने महसूस किया कि किसी भी साधारण पहलू टोटेम को संक्षिप्त करना उसके लिए उपयुक्त नहीं था, जो एक ही कानून की शक्ति पर केंद्रित था। एक शक्तिशाली ड्रैगन जो समुद्र में तैर सकता था और तूफान बुला सकता था, वो उथली खाड़ी में कुछ भी नहीं कर सकता था। और बैंगनी क्रिस्टल एक शक्तिशाली ड्रैगन था। एल्डर शमशेर और अचल एक दूसरे को अवाक होकर देखते रहे। ये बच्चा बहुत ही दबंग था। बच्चे वैभव दिव्य नगर में सूचीबद्ध टोटेम रहस्यवादी तकनीकें लाखों वर्षों में वैभव दिव्य साम्राज्य के सभी भागों से एकत्रित की गई हैं। हर प्रकार की तकनीक इसमें शामिल है और गुणवत्ता उच्च स्तर की है। फिर भी उनमें से किसी ने भी आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया? आदर्श को इतना नखरेबाज देखकर एल्डर शमशेर कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में एल्डर शमशेर कहना चाहता था, आप युआन नींव क्षेत्र में भी नहीं हैं और युआन से पहले पहलू का संक्षेपण अभी भी पत्थर में सेट नहीं है। आप इतने चुनिंदा क्यों हैं? युआन से पहले के पहलू को संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं था।
भले ही आपकी बोधगम्यता उच्च हो, लेकिन अगर उजाड़ की शक्ति के साथ आपका जुड़ाव कमजोर था तो ये व्यर्थ था। आदर्श, अपनी क्षमता से ज्यादा मत करो। उस समय शमशेर युआन से पहले के पहलू को संक्षिप्त नहीं कर पाए थे। नहीं, मैं उस समय ऐसा कर पाया था। युआन से पहले के पहलू की कठिनाइयां हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ भी युआन से पहले के पहलू को संक्षिप्त कर सकते हैं। आप अभी भी बैंगनी रक्त के मध्य चरण में हैं। इसे व्यावहारिक तरीके से करें। इन सभी टोटेम रहस्यवादी तकनीकों को तुच्छ न समझें। ये सभी रहस्यवादी तकनीकें अपने आप में अद्भुत हैं। अगर आप युआन से पहले पहलू बनाकर इनमें से किसी एक में भी महारत हासिल कर लेते हैं तो ये अविश्वसनीय होगा। एक बार जब आप युआन आधार क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आप अपने पहलू टोटेम को विकसित होने दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका साधना स्तर समय के साथ बढ़ता जाएगा, आपका पहलू टोटेम भी मजबूत होता जाएगा। ये आपके समान स्तर के योद्धाओं से भी आगे निकल जाएगा। अगर आप एक ऋषि बन जाते हैं तो आपका पहलू टोटेम मेरे से भी ज्यादा मजबूत होगा। एक बार जब आप उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर टोटेम रहस्यवादी तकनीक विकसित कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप शुरुआती दौर में हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसी तकनीक चुनें जिसमें आप आसानी से महारत हासिल कर सकें। दरअसल अचल ने आपको जो टोटेम रहस्यवादी तकनीकें दी हैं वे सभी बेहतरीन हैं। आप उनकी कीमत देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। उनमें से हर एक में औसतन लगभग 50,000 ड्रैगन स्केल रून होते हैं। वे बिल्कुल भी आसान नहीं हैं। एल्डर शमशेर बहुत कम ही बोलते थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने आदर्श से बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि ये सुनकर क्या करे। वो जानता था कि एल्डर शमशेर उसकी बात का लिहाज कर रही है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सलाह को कैसे ठुकराए। सीनियर एल्डर शमशेर इस जूनियर को तो बस यही लग रहा है कि उसे एक उच्च गुणवत्ता वाली टोटेम रहस्यवादी तकनीक आजमानी चाहिए। ये तो बस एक कोशिश है, खोने को कुछ नहीं है, और अगर मैं इसमें पारंगत हो भी गया तो। आदर्श ने हिम्मत जुटाई और एल्डर शमशेर की चिंता के बावजूद ये बात कह दी। किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा इतनी ज्यादा परवाह करना भी तकलीफदेह था। अचल ने आदर्श को अजीब नजर से देखा। कुछ भी खोने का क्या मतलब है? बच्चे, क्या तुम जानते हो कि एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी तकनीक की कीमत कितनी होती है? कई रहस्यवादी तकनीकें तुम्हारे जैसे युवाओं के लिए तैयार नहीं की जाती। वे मानव प्रभुओं के लिए तैयार की गई थीं, और कुछ रहस्यवादी तकनीकें तो ऐसी हैं जिन पर मुझे और एल्डर शमशेर को कभी कभी विचार करना पड़ता है। इसके अलावा एक टोटेम रहस्यवादी तकनीक में महारत हासिल करने के लिए आपको उजाड़ जानवरों का शिकार करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको उजाड़ जानवरों की शक्ति को आत्मसात करना होगा। आपको लगता है कि कुछ भी दांव पर नहीं लगा है? कौन जाने, हो सकता है कि आप युआन से पहले एक पहलू को संघनित करने की क्षमता रखते हो, लेकिन एक बहुत ही कठिन रहस्यवादी तकनीक चुनने के कारण आप युआन से पहले एक पहलू नहीं बना पाएंगे। अगर आप युआन के आधार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही एक पहलू टोटेम बनाते हैं तो ये आपका नुकसान होगा। अचल ने अपना तर्क स्पष्ट रूप से समझाया। अचल जैसे व्यक्ति के लिए युवा पीढ़ी को इतने कठोर तरीके से शिक्षित करना दुर्लभ था। आदर्श ने यह सुनकर सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो इस पर गहराई से सोच रहा हो। इस सीनियर की बात सही है और ये जूनियर समझता है। आदर्श के ऐसा कहने पर अचल ने संतुष्ट भाव से अपनी दाढ़ी सहलाई। जैसे ही वो आदर्श को उसके अवास्तविक इरादों से मुक्त करने के लिए कुछ और शब्द कहने वाला था जिससे आदर्श युआन के सामने एक पहलू को व्यावहारिक अंदाज में संक्षेप में प्रस्तुत कर सके, उसने अचानक आदर्श को धीरे से कहते सुना, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, अगर मैं इसमें पारंगत हो भी गया तो। अचल ने अपनी दाढ़ी पर फूंक मारी और घूरने लगा। जो शब्द उसने कहने की तैयारी की थी वे उसके गले में ही अटक गए। आदर्श को काफी देर तक घूरने के बाद उसने गंभीरता से पूछा, क्या तुम सच में कोशिश करना चाहती हो? यदि संभव है तो। आदर्श ने बिना किसी आत्मविश्वास के ये बात कही, लेकिन अचल जानता था कि आदर्श इसे आजमाने के लिए दृढ़ है। आदर्श के शब्दों में आत्मविश्वास की कमी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो खुलेआम अपनी और एल्डर शमशेर की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। चूंकि तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो तो ठीक है, अचल ने सिर हिलाया। तो फिर मेरे पीछे लाइब्रेरी में चलो और कोई रहस्यवादी तकनीक चुनो। आदर्श पहले भी एक बार वैभव दिव्य नगर के पुस्तकालय में आ चुका था। वहां काले पत्थरों की छतों वाली इमारतें बन रही थीं। उनका बाहरी भाग सादा था। जितना आगे बढ़ा जाता किताबें उतनी ही कीमती होती जाती। पुस्तकालय की 6ठी या 7वीं छत पर जाने के लिए एक बार में कुछ हजार या 10,000 से भी ज्यादा ड्रैगन स्केल रून्स का शुल्क देना पड़ता था। यदि वो पुस्तकें उधार लेना चाहता था तो उसे गौरव अंक का उपयोग भी करना पड़ता था। आमतौर पर किसान 7वीं छत से आगे शायद ही कभी जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां रखी किताबें बहुत महंगी होती थीं। ये आमतौर पर मानव जाति के शक्तिशाली लोगों के लिए तैयार की जाती थीं। अचल आदर्श को सीधे पुस्तकालय की 9वीं छत पर ले आया। ये आखिरी छत थी। इस छत पर एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी ताकि कोई भी किसान इसमें प्रवेश न कर सके। छत पर कदम रखते ही आदर्श को एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई जिससे उसकी सांसें धीमी हो गईं। कितना तेज आभा मंडल है!
यहाँ इकट्ठी हुई किताबें ही एक अदृश्य दबाव बना देती हैं जिससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। अचल को पहले से ही आदर्श की प्रतिक्रिया का अंदाजा था और उसने आदर्श को आत्मसंतुष्ट नजरों से देखा। उसके हाव भाव कुछ इस तरह थे, माइनस बच्चे, क्या तुम उच्चतम स्तर की टोटेम रहस्यवादी तकनीकें नहीं सीखना चाहते थे? इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि उच्चतम स्तर की टोटेम रहस्यवादी तकनीकें कैसी होती हैं। रहस्यवादी तकनीक में निपुणता प्राप्त करने की संभावना को नजरअंदाज करते हुए केवल आभा ही आपको मौत के घाट उतार सकती है। ज्येष्ठ। छत के प्रवेश द्वार पर काले वस्त्र पहने कुछ प्रशासकों ने अचल को देखकर उसे सलामी दी। इन काले वस्त्रधारी प्रशासकों को देखकर आदर्श की भौहें तन गईं। स्वर्ग की आंख बनाने के बाद हालांकि वो इन काले वस्त्रधारियों का स्तर तो नहीं बता सकता था, लेकिन उनकी शक्तियों का अंदाजा तो लगा ही सकता था। ये लोग बहुत ताकतवर थे। इन्हें तो कानून लागू करने वालों के स्तर का होना चाहिए था। छत की सुरक्षा में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक समूह तथा इसके भीतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये छत निश्चित रूप से वैभव दिव्य शहर में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यदि अचल न होता तो आदर्श को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अचल ने सिर हिलाया और काले कपड़ों वाले प्रशासकों को पीछे हटने का इशारा किया। वो आदर्श को सीधे छत के ऊपर ले गया। ये रहा, आगे बढ़ो और चुनो। पुस्तकालय की 9वीं छत 7 मंजिलों वाली थी और सबसे ऊंची मंजिल पर केवल 7 अलमारियां थीं। प्रत्येक शेल्फ पर कुछ पुस्तकें या जेड स्क्रॉल रखे हुए थे। सभी अलमारियों पर सुरक्षात्मक अवरोधक भी लगे हुए थे। आदर्श ने लापरवाही से अलमारियों को देखा, लेकिन कुछ जेड स्क्रॉल को देखकर वो चौंक गया। जेड स्क्रॉल गहरे रक्त लाल रंग के थे। प्रत्येक जेड स्क्रॉल की सतह पर प्राचीन पाठ अंकित था और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका एक लंबा इतिहास रहा होगा। जेड स्क्रॉल के नीचे लेबल पर लिखा था, वैभव दिव्य पवित्र तकनीक 7वीं से 9वीं मात्रा। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के अंतिम 3 खंड। आदर्श ने सांस रोक ली। अब तक उसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के केवल पहले 3 खंडों के बदले ड्रैगन के तराजू बदले थे और वे सभी खंडों में सबसे सस्ते थे। इसके बाद के संस्करणों की कीमतें तेजी से बढ़ीं। ये ज्ञात नहीं था कि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के पूरे 9 खंडों के बदले में कितने गौरव बिंदुओं की आवश्यकता होगी। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के अंतिम 3 खंड यहीं संग्रहित हैं। इसका अर्थ है कि इस स्थान पर रखी गई टोटेम रहस्यवादी तकनीकें वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के समान स्तर की हैं। आदर्श ने नजर उठाकर देखा तो एक शेल्फ दिखी जिसमें टोटेम रहस्यवादी तकनीकें प्रदर्शित थीं। शेल्फ पर 3 जेड स्क्रॉल और एक काली किताब थी। 3 जेड स्क्रॉल में से 2 एक ही रहस्यवादी तकनीक के 2 भाग वाले खंड थे। तीसरा जेड स्क्रॉल एक स्वतंत्र रहस्यवादी तकनीक थी और काली किताब एक और रहस्यवादी तकनीक थी। दूसरे शब्दों में शेल्फ पर केवल 3 टोटेम रहस्यवादी तकनीकें थीं। उनमें से प्रत्येक अमूल्य था। ये रहस्यवादी तकनीकें अवरोध के कारण आदर्श उन्हें उठाकर पढ़ नहीं सका, लेकिन वो रहस्यवादी तकनीकों का परिचय पढ़ सकता था। पंचतत्व दिव्य कुलदेवता एक महान सम्राट द्वारा छोड़े गए खंडहरों में पाया गया था और इसे वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य सम्राट तियानफिंग ने दिव्य वन में खोजा था। पंचतत्व दिव्य कुलदेवता में निपुणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी में निपुणता प्राप्त करनी होगी। 5 तत्वों के नियमों को समझने के बाद तकनीक को पूर्ण करने के लिए उन्हें एक साथ मिलाना होगा। आदर्श ने पंचतत्व दिव्य कुलदेवता का परिचय पढ़ा। परिचय से ही कई लोग झिझक गए। किसी भी रहस्यमय तकनीक में महारत हासिल करने के लिए 5 तत्वों की शक्ति को नियंत्रित करना और सभी 5 तत्वों के नियमों को समझना जरूरी था। किसी औसत व्यक्ति के लिए एक नियम में महारत हासिल करना बहुत ही उल्लेखनीय बात थी। उदाहरण के लिए विशांत को हिम बर्फ के नियमों में गहरी रुचि थी और वो एक अविश्वसनीय रूप से कुलीन व्यक्ति था। लेकिन पंचतत्व दिव्य कुलदेवता में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को सभी 5 तत्वों के नियमों में निपुण होना आवश्यक था। इसके अलावा 5 मौलिक कानूनों को एक में जोड़ना होगा। यह संयोजन प्रक्रिया निश्चित रूप से कठिन थी। ये शायद प्रत्येक तत्व को अलग अलग समझने से भी ज्यादा कठिन थी। क्या दिव्य सम्राट तियानफिंग ने पंचतत्व दिव्य कुलदेवता सीखा? आदर्श ने पहले दिव्य सम्राट तियानफिंग के बारे में सुना था। वो एक ऐसा सम्राट था जो पूर्ण शक्ति और नियंत्रण चाहता था। वो न केवल वैभव दिव्य साम्राज्य का दिव्य सम्राट था, बल्कि उसने वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी का पद भी ग्रहण किया था। वैभव दिव्य साम्राज्य के इतिहास में ये एक दुर्लभ घटना थी। दिव्य सम्राट तियानफिंग में अथाह शक्ति थी, अन्यथा वो एक महान सम्राट के विस्मृत खंडहर में प्रवेश नहीं कर पाते। वो एक ऐसी जगह थी जहां ऋषि मुनि भी मर सकते थे। अचल धूर्तता से मुस्कुराया। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। भले ही आपकी समझ अद्भुत हो, फिर भी आप 5 तत्वों के नियमों को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कि कोई एक तत्व नियम ही हो जिसे आप समझ न पाए। दिव्य सम्राट तियानफिंग ने 5 तत्वों में से प्रत्येक पर महारत हासिल करने के लिए एक बहुत लंबा समय लगाया। उन्होंने कई आदिम तात्विक प्रजातियों का वध किया, लेकिन अंततः हालांकि वे 5 तत्वों पर महारत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें एक साथ नहीं जोड़ पाए। इसलिए वे पंच तत्वों के दिव्य कुलदेवता पर कभी महारत हासिल नहीं कर पाए।
अचल ने आदर्श को एक आकर्षक मुस्कान के साथ देखते हुए ये कहा। उसके हाव भाव मानो कह रहे थे, कैसा है, क्या तुम चकित हो गए? क्या तुम कुछ ऐसा सीखना चाहते हो जो दिव्य सम्राट तियानफिंग भी नहीं सीख पाए? अगर इससे भी तुम्हें डर नहीं लगता तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम और कितना कुछ कर सकते हो। आदर्श ने चुपचाप रहस्यवादी तकनीक का परिचय वापस लौटा दिया और दूसरी रहस्यवादी तकनीक का परिचय उठा लिया। तारों की पुस्तक। तारों की शक्ति के साथ संयोजन करके इसे मारे गए वीरान जानवरों की वीरानियों की शक्ति के साथ मिलाकर एक प्राचीन तारा पुस्तक बनाई जा सकती है। ये प्राचीन तारा पुस्तक इस रहस्यवादी तकनीक का पहलू टोटेम है। एक बार प्राचीन पुस्तक खुलने पर यह नक्षत्रों को प्रतिबिंबित करेगी और तारों की शक्ति उधार लेकर ये एक स्वर्ग पृथ्वी संयोजन बनाएगी। ये सबसे अच्छा आक्रामक और रक्षात्मक संयोजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप अजेयता प्राप्त होगी। पंचतत्व दिव्य कुलदेवता के बाद ये सितारों की पुस्तक थी। इसके वर्णन से ही इसकी शक्ति का आभास हो जाता था। क्या किसी ने सितारों की पुस्तक में महारत हासिल कर ली है? आदर्श ने पूछा। सितारों की पुस्तक के लिए बस तारों की शक्ति से जुड़ना जरूरी है। हालांकि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये पंचतत्व दिव्य टोटेम जैसा नहीं है। इसके लिए धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी के तत्वों के नियमों में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक रूप से वैभव दिव्य साम्राज्य में एक ऋषि थे जिन्होंने तारा प्राचीन पुस्तक टोटेम में महारत हासिल की थी। एक बार प्राचीन पुस्तक खुलने पर यह नक्षत्रों को भी प्रतिबिंबित कर सकती थी, लेकिन जहां तक तारों का उपयोग करके स्वर्ग पृथ्वी की व्यवस्था स्थापित करने की बात है, कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। क्या बात है! सितारों की किताब तो पंच तत्वों के दिव्य कुलदेवता से भी ज्यादा हास्यास्पद है। क्या तुम अब भी इसे सीखने की कोशिश करना चाहते हो? अचल ने चिढ़ाते हुए कहा, जानबूझकर आदर्श का मजाक उड़ाते हुए। आदर्श ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो तीसरे टोटेम रहस्यवादी तकनीक को देखता रहा। ये टोटेम रहस्यवादी तकनीक बहुत खास थी। ये कोई जेट स्क्रॉल नहीं था, बल्कि एक काली प्राचीन पुस्तक के आकार का था। पुस्तक बहुत पतली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें केवल कुछ ही पृष्ठ हों। प्राचीन पुस्तक का परिचय विस्तृत नहीं था। नामहीन काली किताब, एक प्राचीन अवशेष। इसमें केवल पहले 12 पृष्ठ हैं। दिव्य सम्राट तियानफिंग ने इसे 10,000 दैत्य कुलदेवता नाम दिया था। 10,000 दैत्य कुलदेवता में महारत हासिल करने के लिए 10,000 आदिम प्रजातियों को मारना होगा और उनकी वीरान शक्ति का उपयोग करके एक पहलू कुलदेवता को संघनित करना होगा। आदर्श ने यह देखकर गहरी सांस ली। 10,000 आदिम प्रजातियों को मार डालो? ये बहुत हास्यास्पद है। आगे पढ़ने पर पता चला कि इस अनामकाली किताब के परिचय में अन्य कोई विशेष मौलिक नियम नहीं बताए गए थे। जिन 10,000 आदिम प्रजातियों को मारना था, उनके तात्विक गुणों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चूंकि तात्विक नियम विभिन्न रूपों में आते थे, इसलिए जिस पहलू टोटेम पर अधिकार किया गया था उसका कोई विशिष्ट रूप नहीं था। उसकी शक्ति और नियम व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न थे और उसकी अनंत संभावनाएं थीं। ये 10,000 जानवरों का कुलदेवता, क्या किसी ने इसे ठीक से नहीं सीखा है? आदर्श ने अचल से पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। अचल ने आदर्श की तरफ आंखें घुमाई। क्या ये साफ नहीं है? ये एक अवशेष है और इसके लिए 10,000 आदिम प्रजातियों को मारना होगा। ये पूरी तरह से पागलपन है। इस पर कौन काबू पा सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इसमें महारत हासिल नहीं की। एक व्यक्ति था जिसने इसे आजमाया। उसने आदिम प्रजातियों को नहीं, बल्कि एक रैंक नीचे के उजाड़ जानवरों को मारा। 10,000 जानवर टोटेम की शुरुआत के बाद वो व्यक्ति मुश्किल से पहलू टोटेम को गाढ़ा कर पाया। हालांकि इसकी ताकत किताब में बताई गई ताकत का सिर्फ 1% ही थी। ये सिर्फ निम्न श्रेणी के वीरान जानवरों की वजह से नहीं है, बल्कि मुख्य कारण ये है कि 10,000 जानवरों के टोटेम में वर्णित ऊर्जा नियंत्रण बहुत गूढ़ है। 10,000 जानवरों के टोटेम में दिए गए निर्देशों के अनुसार वीरानों की शक्ति का संचार करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि ऋषि मुनियों को भी इसे समझने में कठिनाई होती है। मैं कहता हूं बच्चे, क्या तुमने चुनाव पूरा कर लिया है? अचल ने आदर्श की ओर प्रसन्न भाव से देखते हुए दबाव डाला। मैंने आपके लिए जो टोटेम रहस्यवादी तकनीकें सावधानी से चुनी थी, उन्हें आपने ठुकरा दिया और आपको यहां दुर्व्यवहार सहने के लिए आना पड़ा। अब क्या आप संतुष्ट हैं? यहां मौजूद ये हास्यास्पद टोटेम रहस्यवादी तकनीकें लोगों को सीखने के लिए नहीं है। मैं देखूंगा कि आप कैसे चयन करेंगे। आदर्श शेल्फ के सामने चुपचाप खड़ा रहा। वो गहरी सोच में डूब गया। 3 रहस्यवादी तकनीकों में से उसे कौन सी चुननी चाहिए? अचल किनारे खड़ा हंसी से देख रहा था। उसे पता था कि आदर्श एक मुश्किल स्थिति में है। यहां आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि हर तकनीक एक असंभव काम है। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आदर्श इन्हें देखकर पीछे हट जाएगा और अंततः 3 टोटेम रहस्यवादी तकनीक में से किसी को चुनने का अवसर छोड़ देगा। लेकिन इस समय अचल को आदर्श को लटकाए रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो आदर्श को सबक सिखाना चाहता था कि उसे उसकी पहुंच से बाहर नहीं जाना चाहिए। 13 साल के युवा अक्सर महत्वाकांक्षी और आत्ममुग्ध होते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्ग में सिर्फ वही खास इंसान है। इस समय उन्हें एक झटका देना उनके विकास के लिए फायदेमंद था। बच्चे, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? ये सोचकर कि अब समय आ गया है, अचल ने आदर्श को अपनी असहज स्थिति को सुलझाने का मौका देने का फैसला किया। उसका मानना था कि आदर्श को दिया गया सबक अब तक के लिए काफी था। मैंने इस पर गहराई से सोचा है।
आदर्श ने थोड़ा और सोचने के बाद उत्तर दिया। ठीक है, यही बात है। अचल ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जैसे लड़का सिखाने लायक है। बुजुर्गों की बातें कभी झूठी नहीं होती। मैंने पुलों पर जितनी दूरी तय की है वो तुम्हारे चलने से 100 गुना ज्यादा है। मेरी सलाह मानना गलत कैसे हो सकता है? जवानी में गलतियां होना ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि अपनी गलती का एहसास ही न हो। जो गलती हुई है उसे सुधारना एक बड़ा गुण है। अचल ने आदर्श के कंधे पर थपथपाया और जैसे ही वो कुछ और शब्द कहने वाला था, आदर्श के शब्दों ने उन शब्दों को उसके गले में वापस धकेल दिया जो अचल कहना चाहता था। वरिष्ठ अचल, ये कनिष्ठ समझता है। ये कनिष्ठ तीसरी रहस्यवादी तकनीक 10,000 पशु कुल देवता चुनेगा। आदर्श ने सोच विचार के बाद अपना निर्णय लिया। अचल ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वो एक मुर्गा हो जिसकी गर्दन बांग देने से ठीक पहले गला घोंट दी गई हो। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास से आदर्श की ओर देखा। इस समय आदर्श अभी भी चिंतित भाव से देख रहा था। उसने 3 रहस्यमय तकनीकों में से पहली तकनीक को तुरंत हटा दिया था। 5 मूल सिद्धांत आदर्श के लक्ष्य नहीं थे। जहां तक दूसरी और तीसरी रहस्यवादी तकनीकों का प्रश्न है, उनके अपने अपने फायदे थे। दूसरी रहस्यवादी तकनीक ने तारों की शक्ति को विकसित किया। आदर्श को याद आया कि इस दुनिया में आने के तुरंत बाद बैंगनी क्रिस्टल ने बादलों के जंगल में रात के तारों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। आदर्श के मन में अभी भी धुंधली स्वप्न सी रोशनियां ताजा थीं। इन्हीं की वजह से उसे धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल की क्षमताओं का एहसास हुआ। ये अनुमान लगाना आसान था कि बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके सितारों की पुस्तक में महारत हासिल करना आसान होगा, लेकिन सितारों की किताब की अपनी सीमाएं थीं। तारों की शक्ति का मतलब था कि यह सिर्फ एक ही नियम था। इसके अलावा तारों की शक्ति और शुद्ध यांग की शक्ति में बहुत अंतर था। यह उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए आदर्श ने तीसरी रहस्यवादी तकनीक चुनने का फैसला किया था, जिसमें अनंत संभावनाएं और अनंत विविधताएं थी। 10,000 पशु टोटेम न तो नियमों से सीमित था, न ही तात्विक ऊर्जा गुणों तक सीमित। दुर्भाग्य से 10,000 पशु टोटेम एक अवशेष था। इसका मतलब यह था कि जब वो 10,000 जानवर टोटेम के साथ आगे बढ़ेगा तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस बिंदु पर पहुंचने के बाद उसे 10,000 जानवरों के कुलदेवता के अन्य टुकड़े ढूंढने थे, लेकिन ऐसी अनाम प्राचीन पुस्तक को ढूंढना लगभग असंभव था। अगर ये बिल्कुल असंभव है तो मैं बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग संचार के लिए करूंगा। हो सकता है कि मैं इसकी कुछ कमियों को पूरा कर सकूं, या फिर मैं इसी तरह की अन्य टोटेम रहस्यवादी तकनीकों की तलाश कर उन्हें विकसित कर सकूं। आदर्श खुद से बात करते हुए अचल की ओर मुड़ा और देखा कि अचल का मुंह खुला का खुला रह गया है। उसकी भाव भंगिमा बेजान थी। वो अपनी आंखें चौड़ी करके आदर्श को घूर रहा था। वो किसी मरी हुई मछली जैसा लग रहा था जिसे गला घोंटकर मार दिया गया हो। आप 10,000 जानवर टोटेम चुनना चाहते हैं? अचल को आदर्श से सवाल पूछने में थोड़ी देर लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। क्या इस बच्चे के दिमाग में कोई बड़ा छेद था? तीनों ही रहस्यवादी तकनीकें सीखना बेहद मुश्किल था, और तीसरी रहस्यवादी तकनीक तो तीनों में सबसे कठिन थी। चाहे वो 10,000 आदिम प्रजातियों की हत्या हो या गहन ऊर्जा परिसंचरण पथों की समझ हो, ये अत्यंत निराशाजनक था। इसके अलावा ये एक अवशेष था। केवल मूर्ख या पागल लोग ही ऐसी रहस्यवादी तकनीक का चयन करेंगे। आदर्श ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ अचल, मैं इसे चुनूंगा। चूंकि रहस्यवादी तकनीक अधूरी है, इसलिए ये बहुत सस्ती होनी चाहिए, है ना? ये कहते हुए आदर्श ने अचल की ओर उत्सुकता से देखा। उसे उम्मीद थी कि अचल उसे कुछ रियायत देगा। सस्ता? जब अचल ने आदर्श की बातें सुनी तो वो भड़क उठा। सस्ता? अगर तुम्हें ये रहस्यमयी तकनीक चाहिए तो इसके लिए प्रति पृष्ठ 2 ग्लोरी पॉइंट देने होंगे। अचल अवाक रह गया। इतना कुछ कहने के बाद भी आदर्श ने उसकी एक भी बात अनसुनी कर दी। आदर्श ने मुंह बनाया। प्रति पृष्ठ 2 ग्लोरी पॉइंट का मतलब था कि 12 पृष्ठों की कुल लागत 24 ग्लोरी पॉइंट होगी। ये बहुत महंगा था। वरिष्ठ, ये रहस्यमयी तकनीक यहां रखी है और इसके कई पन्ने गायब हैं। चूंकि कोई इसमें पारंगत नहीं है, इसलिए कोई इसे पढ़ता भी नहीं है ना? आदर्श ने डरते हुए पूछा। अचल ने घूरते हुए कहा, कौन कहता है कि इसे कोई नहीं पढ़ता? ऋषि मुनि अक्सर 10,000 पशु कुलदेवता को समझने के लिए यहां आते थे। 10,000 पशु कुलदेवता में केवल 12 पृष्ठ हैं और इसकी केवल एक ही प्रति है। हालांकि इसे समझना मुश्किल है, फिर भी ये ऋषियों को नियमों की कुछ प्रेरणा देता है। ठीक है, आदर्श बस इसे स्वीकार कर ही सकता था। उसने मूल रूप से आदिम जड़ी बूटी चुनने से 3 गौरव अंक अर्जित किए थे, जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने से 2 और गौरव अंक, और रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने से 1 और गौरव अंक अर्जित किए थे। कुल 6 गौरव अंकों में से उसने 2 अंक वैभव दिव्य पवित्र तकनीक खरीदने में खर्च कर दिए। शेष 4 गौरव अंकों का उपयोग केवल 10,000 जानवरों के कुलदेवता के 2 पृष्ठ किराए पर लेने के लिए किया जा सकता था। एक ही पल में अपने सारे गौरव अंक खर्च करके आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो रातों रात दिवालिया हो गया हो। गौरव अंक प्राप्त करना बहुत कठिन था। ड्रैगन स्केल रूनों की बात करें तो आदर्श के पास अभी भी बहुत कुछ बचा था।
रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आदर्श के पास 50,000 ड्रैगन स्केल रून थे। होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्यों के साथ जुए की लड़ाई के बाद आदर्श के ड्रैगन स्केल रूनों की कुल संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। आदर्श ने होंगदाओ एसोसिएशन के सट्टेबाजी पूल से भी अच्छी खासी कमाई की थी। टैक्स चुकाने के बाद उसने $30,000 कमाए थे। इसके अलावा अंतिम मैच में ली होंग ने उसे 50,000 ड्रैगन स्केल रून दिए थे और आदर्श ने नए खिलाड़ियों में प्रथम आने के इनाम के रूप में ड्रैगन स्केल रून अर्जित किए थे। इन सबको जोड़कर आदर्श के पास कुल 220,000 ड्रैगन स्केल रून थे। आदर्श बेहद अमीर था। आदर्श बिना किसी चिंता के अपने ड्रैगन स्केल रून्स को कहीं भी खर्च कर सकता था जहां ड्रैगन स्केल रून्स की जरूरत हो। अब समय आ गया है कि मैं अपना निवास स्थान बदलने पर विचार करूं। आदर्श मुफ्त शयन गृहों में रह रहा था और हिलने डुलने में आलस कर रहा था। इस बार वो तुरंत केंद्रीय दिव्य मीनार में जा सकता था। बच्चे, समय आने पर तुम्हें इसका पछतावा होगा। जैसे ही आदर्श पुस्तकालय से बाहर निकल रहा था, अचल की गुस्से भरी आवाज पीछे से आई। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने अचल की तरफ देखा जो अपनी दाढ़ी झाड़ रहा था और आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। उसे अचानक उस बूढ़े पर तरस आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे हमेशा से धोखा दे रहा था। 10,000 पशु कुलदेवता की साधना के लिए मुझे बड़ी संख्या में आदिम प्रजातियों को मारना होगा। मेरे पास निश्चित रूप से ये क्षमता नहीं है। मैं जंगल के दिव्य हॉल में जाकर ये देखने की कोशिश कर सकता हूं कि क्या जंगल के दिव्य हॉल की आदिम प्रजातियों की ऊर्जा 10,000 पशु कुलदेवता में महारत हासिल करने में कोई मदद करती है। आदर्श इस विचार से आश्वस्त नहीं था। एक पहलू टोटेम को संक्षिप्त करने के लिए उसे उन वीरान जानवरों को अवशोषित करना था जिन्हें उसने स्वयं मारा था। किसी वीरान जानवर के भीतर की आत्मा की छाप किसी और के द्वारा मारे जाने पर नष्ट हो जाएगी, खासकर लाखों साल पहले मारे गए जानवर के द्वारा। इसलिए इसे संक्षिप्त करना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी आदर्श ने इसे आजमाने का फैसला किया। 10,000 पशु कुलदेवता की साधना विधियों से खुद को परिचित कराने के लिए जंगल के दिव्य हॉल की ऊर्जा का उपयोग करना उसके लिए अभी भी फायदेमंद हो सकता था। ये विचार मन में रखते हुए आदर्श केंद्रीय दिव्य मीनार की ओर चल पड़ा। उसने पहले केंद्रीय दिव्य मीनार में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई, फिर जंगल के दिव्य हॉल में जाकर 10,000 पशु कुलदेवता की साधना करने की योजना बनाई। जंगल के दिव्य हॉल के महंगे प्रवेश शुल्क के कारण अमीर साधक भी अपनी साधना तकनीकों के अभ्यास के लिए जंगल के दिव्य हॉल को नहीं चुनते थे। आखिरकार एक व्यक्ति के लिए एक बार में 3-4 दिन साधना में बिताना आम बात थी। अगर ये सब जंगल के दिव्य हॉल में किया जाता तो इसकी कीमत 40,000-50,000 ड्रैगन स्केल रून्स होती। लेकिन आदर्श अपने हाथ में 220,000 ड्रैगन स्केल रून्स के साथ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता था। 10,000 पशु टोटेम की खेती करने में जो भी चीज उसकी सहायता कर सकती थी वो कुछ भी नहीं थी, भले ही इससे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए। इससे पहले कि आदर्श आगे बढ़ता, एक आवाज ने उसे रोक दिया। क्या आप आदर्श हैं? आदर्श ने पलट कर देखा तो उसके पीछे 2 17-18 साल के युवक खड़े थे। तुम हो? आदर्श उन दोनों को नहीं जानता था। युवा मास्टर अधिराज आपको दिव्य चंद्र रेस्तरां में आमंत्रित करते हैं, युवाओं में से एक ने कहा। यद्यपि युवक के चेहरे पर भाव शून्यता थी, लेकिन उसके शब्दों का लहजा अप्रिय लग रहा था। युवा गुरु, आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। वैभव दिव्य नगरी में आने वाले साधक आमतौर पर अनुयायी नहीं ला सकते थे। दोनों युवक अनुयायी नहीं बल्कि साधक लग रहे थे। यांग उपनाम, क्या ये चू राजघराने का अविचल हो सकता है? कुछ सोचने पर पता चला कि हाल ही में यांग उपनाम वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने उनसे कोई बातचीत की थी वो अविचल था। जब तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। चलो डिवाइन मून रेस्टोरेंट चलते हैं, युवक ने फिर कहा। आदर्श हंसा। अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा? यदि कोई टॉम, डिक या हैरी उसे आमंत्रित कर ले तो क्या वो कभी स्वतंत्र हो सकेगा? अपने सामने खड़े दोनों युवकों की आयु देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे संभवतः साधक थे जिन्होंने वैभव दिव्यनगर में काफी समय बिताया था और वे शीघ्र ही वैभव दिव्यनगर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आदर्श को लगा कि वे उतने मजबूत नहीं थे। वे युआन की नींव के दायरे में घुस सकते थे, लेकिन अगर वे पहुंच भी जाते तो भी उनकी नींव मजबूत नहीं थी। ताकत के मामले में वे शायद ली होंग के सामने कुछ भी नहीं थे। युवक को आदर्श की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, चू राजघराने ने आपको आमंत्रित किया है। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, ये चू शाही निवास है। आदर्श ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। बिल्कुल सही, युवक ने गर्व से कहा। उसे साफ लग रहा था कि चू राजसी निवास शब्द कहने के बाद आदर्श घमंडी नहीं रहेगा। आमतौर पर कई लोग यही सोचते थे। आदर्श भले ही ताकतवर हो, लेकिन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो जूनियर ही था। चू राजघराने जैसी बड़ी संस्था के सामने वो कुछ भी नहीं था। चू राजघराना विशेषज्ञों से भरा था, तो भला कौन उन्हें नाराज करने की हिम्मत कर सकता था? आदर्श मुस्कुराया। तुम दोनों बीच रास्ते में ही चू शाही निवास में शामिल हो गए होंगे। आदर्श को यह एहसास हुआ कि चू राजघराने ने वैभव दिव्यनगर में सभी प्रकार की प्रतिभाओं को अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाकर अपने में समाहित कर लिया था।
उनका मुख्य लक्ष्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना था, लेकिन उन्हें संख्या बढ़ाने के लिए औसत दर्जे के लोगों को भी शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार जो लोग वैभव दिव्य नगर में प्रवेश कर सकते थे वे अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ थे। यही कारण था कि दोनों युवकों ने चू राजघराने के एक वंशज को युवा मास्टर अधिराज कहा। दोनों युवकों ने सहज भाव से सिर हिलाया। जैसे ही वे आगे बोलने वाले थे, आदर्श मुड़ा और ये कहकर चला गया, रुचि नहीं है। दोनों युवक हक्के बक्के रह गए। आदर्श, तुम? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदर्श इतना घमंडी होगा। वे कुछ साल पहले ही चू राजघराने में शामिल हुए थे। वैभव दिव्य नगरी में चू राजघराने का नाम हमेशा उपयोगी रहा। कई युवा प्रतिभाशाली लोग, चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चू राजघराने को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आदर्श, जो कि प्रथम वर्ष का नौसिखिया था, चू शाही निवास को पूरी तरह से तुच्छ समझता था। चू राजघराने के युवा स्वामी ने आदर्श को व्यक्तिगत रूप से दिव्य चंद्र रेस्तरां में आमंत्रित किया था। वैभव दिव्य शहर में खाने के लिए यह सबसे महंगी जगह थी। वे तरह तरह के अनमोल व्यंजन परोसते थे। अगर कोई अमीर होता तो किसी आदिम प्रजाति का मांस भी खा सकता था। आदर्श को दूर जाते देख दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आदर्श ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। चू राजघराने को मौजूदा हालात में उसकी तलाश क्यों थी, इसका अंदाजा लगाना आसान था। यांग ने उससे एक निवेदन किया था, फिर भी उसने 2 नौकरों को भेज दिया था। जाहिर है उसका रौब साफ दिख रहा था। आदर्श एक स्थायी कमरा प्राप्त करने के लिए सीधे केंद्रीय दिव्य टॉवर के प्रशासनिक कार्यालय में गया। उसने केंद्रीय दिव्य मीनार के 69वें तल पर एक कमरा चुना। यह साधकों के लिए ठहरने के लिए सबसे अच्छा कमरा था। केंद्रीय दिव्य मीनार एक विशाल समूह थी जिसमें स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई एकत्रित थी। ये जितनी ऊंची होती, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई उतनी ही मोटी होती। 69वीं मंजिल पर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की शुद्धता और सघनता ने आदर्श को बहुत संतुष्ट किया। यहाँ खेती करने पर काम आधा और परिणाम दोगुना मिलता था। आदर्श को एक युवा कामुक लड़की, जिसने एक तंग काली पोशाक पहन हुई थी, कमरे में देखने के लिए ले गई। कमरे का आकार ज्यादा बड़ा नहीं था। ये लगभग 100 वर्ग मीटर का था। हालांकि इसके अंदर की सुविधाएं महंगी और बेहद उत्तम थी। साधना के लिए 3 सरणियां थीं। हर एक का अलग अलग कार्य था और हर एक को शक्ति प्रदान करने के लिए एक उजाड़ पशु अवशेष की आवश्यकता थी। जहां तक बिस्तर और कालीन की बात है, वे राजा श्रेणी के उजाड़ जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। उस्तादों द्वारा उन पर कढ़ाई करके अतिरिक्त नक्काशी की जाती थी। उन पर सोने से शरीर को पोषण मिलता था और ये सूक्ष्म रूप से व्यक्ति की नींव को मजबूत करता था। कमरे के बाहर प्रशिक्षण में सहायक सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। ये बहुत ही आलीशान था। कैसा है? काले वस्त्र पहने सुंदरी ने खिलखिलाकर पूछा। उसकी आवाज बेहद मधुर थी, मानो पवन घंटियां बज रही हों। वो केंद्रीय दिव्य मीनार की परिचारिका थी, जो आतिथ्य और सेवा का प्रभारी था। केंद्रीय दिव्य टॉवर निवास वैभव दिव्य शहर में एकमात्र निवास था जिसमें सेवाकर्मी थे। यहां रहने के लिए प्रति माह 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स का खर्च आता है। काले कपड़ों वाली लड़की आदर्श की पहचान पहले से ही जानती थी, लेकिन वो इस युवक के बारे में बहुत उत्सुक थी। स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में शीर्ष 10 में शामिल साधक भी शायद यहां रहने का खर्च नहीं उठा पाएंगे। और आदर्श को वैभव दिव्य शहर में आए हुए 4 महीने भी नहीं हुए थे। हाँ, बुरा नहीं। आदर्श बहुत संतुष्ट था। आदर्श अपनी साधना की गति बढ़ाने वाली किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करता था। मैं ये कमरा आधे साल के लिए किराए पर लूंगा, आदर्श ने बिना ज्यादा देर किए कहा और अपना पहचान पत्र काले कपड़े पहने सुंदरी को दे दिया। पहचान पत्र में 2,20,000 ड्रैगन स्केल रून रखे हुए थे। काले कपड़े पहने सुंदरी की पलकें झपक गईं। आधे साल में ये 120,000 ड्रैगन स्केल रून्स थे। पूरे वैभव दिव्य नगर में उसके सामने खड़े इस युवक के अलावा कोई और साधक नहीं था जो इस तरह ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर सके। ऐसा कोई दूसरा साधक ढूंढना असंभव और पूरी तरह से हास्यास्पद था। आखिरकार काले कपड़ों वाली लड़की वैभव दिव्य नगरी की कर्मचारी के तौर पर वेतन कमाती थी और वो वेतन भी ड्रैगन स्केल रूनों में दिया जाता था। कर्मचारियों को भी साधना करने की जरूरत थी। वे सिर्फ वैभव दिव्य नगरी में अपनी नौकरी के लिए अपनी मार्शल आर्ट नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्हें संसाधनों के बदले ड्रैगन स्केल रून्स का उपयोग करने की भी आवश्यकता होगी। एक निम्न श्रेणी की कर्मचारी होने के नाते काले कपड़ों वाली उस लड़की का मासिक वेतन सिर्फ 3,000 ड्रैगन स्केल रून था। अपने सामने खड़े युवक की तुलना में वो अवाक रह गई। उस युवक ने 1 सेकंड में उतना खर्च कर दिया जितना उसने 3 साल में कमाया था। यह आपकी चाबी है। काले वस्त्र पहने लड़की ने आदर्श को एक सुनहरी चाबी दी। ये केंद्रीय दिव्य मीनार की चाबी थी और चाबी एक चतुष्कोणीय पिरामिड के आकार की थी। ये बहुत ही सुंदर थी। धन्यवाद। आदर्श ने इसे ले लिया और काले कपड़े पहने लड़की की ओर मुस्कुराकर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इसके बाद आदर्श केंद्रीय दिव्य मीनार से निकलकर जंगल के दिव्य हॉल में गया। उसने एक ही बार में 60 घंटे खरीद लिए और इस तरह 30,000 ड्रैगन स्केल रून खर्च हो गए। एक दिन के काम में आदर्श ने 1,50,000 ड्रैगन स्केल रून्स खर्च कर दिए थे।
इससे आदर्श के मन में मिली जुली भावनाएं उठी। जब बहुत सारा पैसा हो तो बेलगाम होना आसान होता है। चूंकि आदर्श ने केंद्रीय दिव्य मीनार में जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए आदर्श अपना सामान इकट्ठा करने के लिए अपने मुफ्त आवास में वापस चला गया। उसका सारा सामान उसके अंतरिक्षीय घेरे में फेंक दिया गया। अपना सामान पैक करने के बाद आदर्श मुफ्त आवास के बगल वाले रसोई घर में रात के खाने के लिए गया। लेकिन खाना खाते समय कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। एक युवक जो पंखे से खुद को हवा कर रहा था, मुस्कुराते हुए आया और आदर्श के सामने बैठ गया। उस व्यक्ति ने झटके से अपना पंखा बंद कर दिया। आदर्श ने ऊपर देखा और उसकी तरफ देखा। उसके पीछे 2 अटेंडेंट थे जिन्होंने उसे पहले डिवाइन मून रेस्टोरेंट में बुलाया था। इसके अलावा वहां एक परिचित व्यक्ति भी था, अविचल। अविचल पंखा लिए उस युवक के पीछे पीछे चल रहा था। निस्संदेह पंखा झलने वाले इस युवक का चू राजघराने में अधिराज से भी ऊंचा स्थान था। ये जरूर छोटे भाई आदर्श होंगे। मैंने दिव्य चंद्रमा रेस्तरां में 1200 ड्रैगन स्केल रून्स की दावत के लिए एक खास टेबल बुक कराई थी, लेकिन छोटे भाई आदर्श ने आने की मेहरबानी नहीं की और कुक हाउस में ही खाना पसंद किया। मैं वहां 2 घंटे तक बिना कुछ लिए इंतजार करता रहा। पंख खा लिए, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, पर उसमें एक तीखापन छिपा था। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी सूची में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले वैभव दिव्य नगर के साधकों को भी 1200 ड्रैगन स्केल रूनों के बराबर भोजन खाने के बाद कष्ट महसूस होगा। आदर्श ने धीरे से अपना मुंह पोंछा। वो अवाक रह गया। हर बार जब वो खाना खाता तो कोई न कोई उसे परेशान करने आता। क्या इन मूर्खों ने पहले से ही ऐसा करने की साजिश रची थी? मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं अधिराज हूं और चू राजघराने से हूं। मैं 4 साल से वैभव दिव्य नगर में हूं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में मेरी रैंकिंग शर्मनाक रूप से लगभग 100 है। पंखा झलते युवक ने बड़े करिश्मा के साथ धीरे से कहा। आम लोगों के लिए ये बहुत प्रभावशाली बात होती थी कि कोई व्यक्ति वैभव दिव्य नगर में 4 वर्षों के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की 100वीं रैंकिंग तक पहुंच जाता था। लेकिन चू राजघराने के एक युवा नेता के लिए यह प्रभावशाली नहीं था। यहां तक कि अविचल, जो स्पष्ट रूप से अधिराज की तुलना में कम स्थिति में था, को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था। इसके अलावा अविचल अधिराज से भी छोटा था। लेकिन आदर्श जानता था कि अधिराज का आत्म परिचय भले ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन यह उसकी वीरता का प्रदर्शन था। उसकी कमियों को बताकर वो असल में उसकी खूबियों को उजागर कर रहा था, वरना उसका दर्जा अविचल से ऊपर नहीं होता। आदर्श को अधिराज का नाम याद था क्योंकि उसने स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य सम्मान सूची को याद कर लिया था। अधिराज को मैन रोल में 10वां स्थान दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी रोल पर 100 के सबसे खराब स्थान पर होना, लेकिन मनुष्य रोल पर 10वें स्थान पर होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिराज के पास कुछ विशेष कौशल थे। मैं देख रहा हूं कि यह युवा मास्टर अधिराज है। क्या युवा मास्टर अधिराज एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर हैं या एक कीमियागर? मुझमें प्रतिभा की कमी है, लेकिन उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर थोड़ा शोध किया है। यद्यपि अधिराज ने यह बात विनम्रतापूर्वक कही, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर बहुत गर्व था। मैन रोल में 10वें स्थान पर होने से यह संकेत मिलता है कि उनकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक पूर्णता के करीब थी। ये उनकी उजाड़ स्वर्ग तकनीक के कारण था कि अधिराज ने चू शाही निवास के भीतर युवा पीढ़ी के बीच ऐसा स्थान हासिल किया था। वास्तव में कई मामलों में बड़े परिवार शुद्ध लड़ाकू योद्धाओं की तुलना में उजाड़ स्वर्ग के स्वामी की अधिक सराहना करते हैं। वैभव दिव्य नगर के बाहर वैभव दिव्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा उजाड़ अस्थि अवशेष थे। कुछ विशेष उजाड़ अस्थि अवशेष किसी योद्धा को सफलता प्राप्त करने, किसी पहलू कुलदेवता को संघनित करने या उसके पहलू कुलदेवता को विकसित करने में मदद कर सकते थे। उजाड़ अस्थि अवशेषों के कई उपयोग थे। तो ये अधिराज हेवन मास्टर है, आदर्श ने हल्के से कहा। हा, मुझे स्वर्ग गुरु की उपाधि पाने की हिम्मत नहीं है। भविष्य में जब छोटा भाई आदर्श एक पहलू कुलदेवता को संघनित करेगा तो शायद मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं। अधिराज ने अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक के स्तर को सूक्ष्मता से व्यक्त किया। केवल उच्च श्रेणी के उजाड़ स्वर्ग गुरु ही उजाड़ अस्थि अवशेषों को परिष्कृत कर सकते हैं, जो पहलू कुलदेवताओं को संघनित करने में मदद कर सकते हैं। छोटे भाई आदर्श का समय कीमती है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। अधिराज ने आदर्श को एक जेड स्क्रॉल देते हुए कहा। छोटे भाई आदर्श, तुम इसे देख सकते हो। आदर्श ने एक नजर में उसे देखा। ये चू राजघराने की शर्तें थीं, जिनके जरिए उसे एक बाध्यकारी अनुबंध के जरिए फिर से अपने साथ जोड़ा गया था। पारिश्रमिक कुछ और नहीं बल्कि अमृत, जागीरें, अवशेष, सुंदर यौन साधना, दासियां वगैरह थीं। हालांकि पिछले अनुबंध की तुलना में शर्तें कई गुना बेहतर थीं। उसके लिए तैयार की गई कुछ सुंदरियां तो चू परिवार की सीधी वंशावली से भी थीं। चू राजघराने के वंशजों को उन कुलीनों को उपपत्नी के रूप में देकर जिन्हें चू राजघराना अपने साथ जोड़ना चाहता था, न केवल कुलीनों के अहंकार और प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व को संतुष्ट किया, बल्कि इन कुलीनों को चू राजघराने के साथ और भी घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद की। इसने एक तीर से 2 निशाने साधे। इससे आदर्श के मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। बड़े परिवारों में जन्मी लड़कियों में अगर पर्याप्त प्रतिभा न हो तो उनका भाग्य बहुत बुरा होता है। चू राजघराने में बहुत ज्यादा बच्चे थे,
परिवार के हितों की खातिर उन्हें अपने कम मूल्यवान बच्चों की बलि देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बड़े परिवार में उन्हें अपनी शादी के बारे में कोई आज़ादी नहीं थी। इन सारी शर्तों को देखकर, जिनमें कुछ भी नया नहीं था, आदर्श की रुचि खत्म हो गई। उसने देखा कि इन शर्तों के अलावा कानूनों का सत्य भी जो अविचल ने उससे खो दिया था, उसमें एक शर्त के रूप में लिखा हुआ था। क्या एक हारी हुई शर्त भी शर्त बन सकती है? आदर्श ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने जेट स्क्रॉल लौटाते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह खेदजनक है। अविचल ने अपना सिर हिलाया। तो क्या छोटे भाई आदर्श कृपया कानूनों का सत्य वाला जेड स्क्रॉल मुझे लौटा देंगे? चू राजघराने के नियमों के अनुसार कानूनों का सत्य केवल चू राजघराने के व्यक्ति द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अगर छोटा भाई आदर्श जेड स्क्रॉल की शर्तों को स्वीकार करके चू राजघराने में शामिल होने को तैयार हो, तो कानूनों का सत्य का विकास छोटे भाई आदर्श द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, तो कृपया जेड स्क्रॉल लौटा दें। चू राजघराने के नियमों के अनुसार अविचल को कानूनों के सत्य को दांव के रूप में इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए यह दांव मान्य नहीं है। इसके लिए चू राजघराने ने अविचल को कड़ी सजा दी है और परिवार के कुल में उसका दर्जा 3 दर्जे कम कर दिया है। मुझे इस स्थिति को सुधारने का आदेश दिया गया है। दरअसल अगर छोटा भाई आदर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर करके चू राजघराने में शामिल हो जाए तो ये एक खुशी का मौका होगा। लेकिन चूंकि छोटा भाई आदर्श ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मेरे लिए भी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अधिराज ने धीरे से कहा, अभी भी एक ईमानदार स्वर के साथ। लेकिन जब आदर्श ने यह सुना तो वो हैरान रह गया। उसकी मुश्किलों का उससे क्या लेना देना था? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जो भी जुआ खेला जाता था वो वैभव दिव्य नगर के नियमों के तहत सुरक्षित रहता था, चाहे वो चू राजघराने का हो या यांग राजघराने का। यहां तक कि स्वयं दिव्य सम्राट भी उसे रोक नहीं सकते थे। वैभव दिव्य नगरी को चू राजघराने के किसी भी नियम की परवाह नहीं थी। शर्त में जो भी हार गए उसका मतलब था कि हार गए, क्या गिनती नहीं। सपने देखते रहो। छोटे भाई आदर्श, मुझे अस्वीकार करने में जल्दबाजी मत करो। आदर्श के व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर अधिराज नाराज नहीं हुआ और शांत रहा। उसने कहा, मुझे पता है कि छोटा भाई आदर्श वैभव दिव्य नगर में है और दिव्य नगर द्वारा संरक्षित है, लेकिन भविष्य में छोटे भाई आदर्श को वैभव दिव्य नगर छोड़ना होगा और चू राजघराने को, जिसके गहरे संबंध है, अपमानित करना नासमझी होगी। अविचल गलत था और उसे परिवार द्वारा पहले ही सजा मिल चुकी है। इसके अलावा मैं अविचल से आपसे माफी भी मंगवा सकता हूं। अधिराज ने यह कहा और अविचल की ओर देखा। अविचल अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रहा था और आदर्श को घूर रहा था। उसकी आंखें अपमान और हताशा से भरी थीं। किसी से माफी मांगना उसके जैसे घमंडी इंसान के लिए बहुत बड़ा अपमान था। हालांकि अविचल के लिए यह बहुत महंगा था, लेकिन आदर्श के लिए यह बेकार था। आदर्श ने अपने हाथ पहुंचे और कहा, किसी ठोस चीज के बदले माफी? तो अविचल को शुरू में मुझसे कानूनों के सत्य पर दांव लगाने का अधिकार नहीं था। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं दिगंत से लड़ाई में हार जाता तो क्या तुम मुझे वैभव दिव्य पवित्र तकनीक लौटा देते? आदर्श ने एक सवाल पूछा। अविचल की आंखें लाल हो गईं। आदर्श, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, जरा भी जोर मत दो। चुप रहो, अधिराज ने उसे डांटा। वो नहीं चाहता था कि मामला और बिगड़े। उसने अपनी हैसियत को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की थी। वो जानता था कि उसका अनुरोध अनुचित था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि चू राजघराने की प्रतिष्ठा उसके काम आएगी। चाहे वो कहीं भी हो, एक व्यक्ति की शक्ति हमेशा किसी बड़ी शक्ति के अधीन होती थी। अनुचित बातें भी उचित हो जाती थीं। उनका मानना था कि आदर्श को स्थिति को सुलझाने का मौका देने से आदर्श समझौता कर लेगा, क्योंकि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार अपने कार्यों को ढालता है। 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स हम इसे मुआवजे के तौर पर दे सकते हैं। शीतल ने अपनी शर्तें घोषित की। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अधिराज की यह शर्त थी कि वो ड्रैगन स्केल रून्स की इतनी बड़ी रकम दे ताकि आदर्श मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सके। 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स? आदर्श ने मन ही मन उपहास किया। उसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के बदले में 10,000 ड्रैगन स्केल रून्स और 2 ग्लोरी पॉइंट्स खर्च किए थे। ग्लोरी पॉइंट्स अनमोल थे। अगर कोई एक के लिए 100,000 या उससे भी ज्यादा ड्रैगन स्केल रून्स की बोली भी लगाए तो भी ये काफी नहीं थे। शीतल 20,000 ड्रैगन स्केल रूनों का उपयोग करके वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के समान कीमत वाली किसी चीज के बदले में उपयोग करने की योजना बना रहा था। ये 1 महीने का किराया देने के लिए पर्याप्त है, आदर्श ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह सुनकर अधिराज का दिल उछल पड़ा। उसके पीछे खड़े 2 अनुयायियों की आंखें चौड़ी हो गईं। अधिराज भी चौंक गया। 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स प्रति माह का किराया? क्या उसने केंद्रीय दिव्य मीनार की 60वीं मंजिल से ऊपर वाले घर में अपना घर बदल लिया था? केंद्रीय दिव्य मीनार वैभव दिव्य नगर की सबसे बड़ी महासरणी थी। इसने 10 लाख मील के दायरे में स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू को एकत्रित किया था। यही कारण था कि यह वैभव दिव्य नगर में साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। वैभव दिव्य नगर के सभी साधक चाहते थे कि वे केंद्रीय दिव्य मीनार में रह सकें।
ये न केवल महिमा का प्रतीक था बल्कि उनकी अपनी साधना के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें बहुत मदद मिलती थी। इसके अलावा 60वीं मंजिल से ऊपर के आवास स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में इतने समृद्ध थे कि लोगों को ईर्ष्या होने लगी। वे जानते थे कि आदर्श अमीर है, लेकिन आम अमीर लोग भी अपनी मेहनत से कमाए ड्रैगन स्केल्स को इस तरह खर्च करने की हिम्मत नहीं करते। क्या उसे अपनी सारी दौलत खर्च करने का डर नहीं था, और फिर से बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स न कमा पाने का डर नहीं था? शर्तें चाहते हो? अधिराज का चेहरा उतर गया। आदर्श साफ तौर पर अपनी शर्त को बेकार बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था, केंद्रीय दिव्य मीनार में प्रति माह 20,000 ड्रैगन स्केल रूनों के किराए का जिक्र करके, समान विनिमय के रूप में 2 गौरव बिंदु। आदर्श अभी कानून सीखने ही वाला था और उसे कानूनों के सत्य से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता थी। आदर्श चू राजघराने से चाहे कितना भी घृणा करता हो, फिर भी वो जब भी संभव हो मुसीबतों से बचने की मानसिकता रखता था। 2 गौरव बिंदुओं का उपयोग वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के बदले में किया गया और कानूनों का सत्य भी बराबर राशि का था। आदर्श चू शाही निवास के नियमों को स्वीकार कर सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चू शाही निवास द्वारा धमकाए जाने के लिए तैयार था। आदर्श का लक्ष्य समान विनिमय था। आदर्श को 2 ग्लोरी पॉइंट्स मांगते हुए सुनकर अधिराज की नजरें धुंधली पड़ गईं। तुम सच में? दोष ठुकराकर सिर्फ जुर्माना भरने के लिए? अधिराज आज की बैठक में आदर्श के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो चू राजघराने के प्रभावशाली कद का इस्तेमाल करके आदर्श पर दबाव डालना चाहता था कि वो उनके आगे झुक जाए और कानूनों का सच चू राजघराने को वापस लौटा दे। 20,000 ड्रैगन स्केल रून्स आदर्श को स्थिति को हल करने का एक कारण देने के लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक राशि थी, लेकिन आदर्श ने तुरंत कहा कि वो गौरव अंक चाहता है। अधिराज के पास एक गौरव बिंदु था। यह अपर्याप्त था, लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त भी होता तो वो अपने गौरव बिंदुओं का इस्तेमाल कानूनों के सत्य के बदले में नहीं करता। आखिरकार ये अविचल की समस्या थी। अधिराज तो बस इस स्थिति को सुधारने के लिए ही यहां थे। अधिराज ने शुरू में इस अवसर का उपयोग चू राजघराने के बुजुर्गों को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए करने की योजना बनाई थी, ताकि वे उसकी और कद्र करें। लेकिन आदर्श इन उपकारों की कद्र नहीं कर पा रहा था। आदर्श, मैंने सब कुछ अच्छे से कहा और मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें काफी इज्जत दी है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे आसानी से धमकाया जा सकता है। अधिराज एक अत्यंत प्रतिभाशाली उजाड़ स्वर्ग गुरु थे और बचपन से ही उनके परिवार द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। चू राजघराने की युवा पीढ़ी में चू राजघराने के उत्तराधिकारी के अलावा उनका स्थान सर्वोच्च था। इन परिस्थितियों में चू राजघराने की युवा पीढ़ी में उन्हें हमेशा एक नेता के रूप में देखा जाता रहा था। सामान्यतः कौन उनके अधीन नहीं होगा? आज आदर्श से बातचीत करने के लिए उसने अपना कद नीचा किया था। उसका हर शब्द विनम्र और गंभीर था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया। ये बच्चा अपने आप को क्या समझता था? तुम्हारा चेहरा? आदर्श ने व्यंग्य किया। तुम्हारा चेहरा मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं तुम्हारे चू राजघराने के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं कोई मछली भी नहीं हूं जिसे तुम काट सको। अगर तुम 2 गौरव अंक लेने को तैयार नहीं हो और बिना किसी जोखिम के सिर्फ लाभ उठाना चाहते हो, तो हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। आदर्श ने अधिराज को तुरंत फटकार लगाई। अधिराज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से आदर्श की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इसका अफसोस नहीं है? ये कहते हुए अधिराज उठे। चलो चले। अधिराज ने अपनी आस्तीनें हिलाई और चला गया। आदर्श ने उन पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई और बस अपना सिर नीचे झुकाए खाना जारी रखा। हालांकि चू राजघराने को नाराज करना मुश्किल था, आदर्श उनसे नहीं डरता था। चू राजघराना भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन वो वैभव दिव्य साम्राज्य की जनता को धोखा नहीं दे सकता था। यद्यपि वो चू राजघराने की तुलना में महत्वहीन था, आदर्श को विश्वास था कि कुछ वर्षों में वो इतना मूल्य प्रदर्शित कर सकेगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक भावी ऋषि है। जब ऐसा हुआ तो चू शाही निवास अन्य सभी गुटों की संयुक्त सेना का विरोध करने में असमर्थ हो गया, जो उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा चू राजघराने के लोग उस समय उससे दोस्ती करने की कोशिश भी कर सकते थे। आखिरकार ये सिर्फ एक नियमावली थी जो लीक हो गई थी। किसी भावी ऋषि को इस तरह की किसी बात पर नाराज करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। जैसे ही आदर्श खाना खाकर जाने वाला था, रसोइये के घर में हलचल मच गई। कुछ लोग उत्साह से एक संदेश दे रहे थे। आदर्श ने ध्यान से सुना। वैभव दिव्यनगर में अभी अभी कुछ बड़ा हुआ था। ज्वाला ने 30,000 साल पहले छोड़े गए उजाड़ स्वर्ग तकनीक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। उजाड़ स्वर्ग तकनीक रिकॉर्ड? आदर्श थोड़ा हैरान हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि यह रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। ज्वाला प्रभावशाली है। लोग ज्वाला के रिकॉर्ड तोड़ने की चर्चा करते हुए बहुत उत्साहित थे। आखिरकार पिछले हजारों सालों में वैभव दिव्यनगर में किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। आदर्श एकमात्र व्यक्ति था जिसने जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन जड़ी बूटी चुनने का यह रिकॉर्ड वैभव दिव्यनगरी द्वारा मेहनती लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बस एक सनक में स्थापित किया गया था।
ये सिर्फ संख्याएं भरने के लिए एक रिकॉर्ड था और सेज एवेन्यू पर अपना नाम दर्ज कराने का कोई अवसर नहीं था। ज्वाला द्वारा उजाड़ स्वर्ग तकनीक के रिकॉर्ड को तोड़ने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उजाड़ स्वर्ग तकनीक का रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। इसे वैभव दिव्य नगर के सबसे महत्वपूर्ण गैर युद्ध रिकॉर्डों में से एक कहा जा सकता है। ये एक ऐसा अभिलेख था जिसमें साधकों को एक निश्चित समयावधि में विभिन्न प्रभावों के साथ उजाड़ हड्डियों को संसाधित करना और उजाड़ अस्थि अवशेष तैयार करना होता था। अंत में वैभव दिव्य नगर उजाड़ अस्थि अवशेषों का मूल्य निर्धारित करता और उनके लिए ड्रैगन स्केल रूनों में भुगतान करता। इसकी अंतिम राशि ही अंतिम अंक होती थी। इसके लिए एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर की आवश्यकता थी जिसके पास उच्च श्रेणी के और महंगे उजाड़ अस्थि अवशेषों का उत्पादन करने के लिए एक अच्छी तरह से विकसित उजाड़ स्वर्ग तकनीक हो। साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए उजाड़ स्वर्ग मास्टर की विफलता दर बहुत कम होनी चाहिए थी। उजाड़ स्वर्ग मास्टर के पास लंबे मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए तेज उत्पादन गति के साथ साथ प्रचुर मात्रा में युआन क्यूई भी होनी चाहिए थी। सहन शक्ति, गति और सटीकता सभी आवश्यक थे। जो व्यक्ति उजाड़ स्वर्ग मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो निस्संदेह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे बहुत जलन हो रही है। ज्वाला पहले से ही पुरुषों की सूची में नंबर 1 थी, अब उसने एक उच्च मानक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसके पास वाकई हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। मैंने सुना है कि इस रिकॉर्ड से ज्वाला को 1 लाख ड्रैगन स्केल रून्स और 25 ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे। जो साधक रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे उनके लिए ड्रैगन स्केल रून्स केवल एक प्रतीकात्मक राशि थी। गौरव अंक ही असली पुरस्कार थे। 25 गौरव अंक, कमाल है। जब आदर्श ने जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ा था तो मुझे लगता है उसे 2 गौरव अंक मिले थे, और वो भी दिव्य नगर के बुजुर्गों द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाए जाने के बाद। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम एक ऐसे बड़े रिकॉर्ड को टूटते हुए देख पाए जो 1000 सालों में नहीं देखा गया था। बहुत से लोगों को तो ऐसा कुछ देखने का मौका ही नहीं मिलता। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सब ज्वाला के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा से भरे थे। जब से वैभव दिव्य नगर की स्थापना हुई है तब से अनगिनत साधकों द्वारा हर रिकॉर्ड को लगातार ताज़ा किया जाता रहा है। आखिरकार प्रतिभाशाली लोग सर्वशक्तिमान तो नहीं होते। कुछ लोग किसी एक क्षेत्र में बेहतर होते थे, इसलिए पीछे छूटे सभी रिकॉर्ड उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ साधकों द्वारा ही छोड़े गए थे। इस वजह से हर टूटा हुआ रिकॉर्ड लोगों को शक्तिहीन और निराश महसूस कराता था। कई लोग रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने का साहस भी खो देते थे। इस प्रकार यद्यपि वैभव दिव्य शहर में सभी प्रकार के अभिलेख मौजूद थे, फिर भी वे आमतौर पर हजारों वर्षों तक अखंडित रहते थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ज्वाला द्वारा उजाड़ स्वर्ग तकनीक का रिकॉर्ड तोड़ना वैभव दिव्य शहर में एक सार्थक घटना थी। एक वर्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के शीर्ष 1000 में जगह बनाने की उपलब्धि इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। उजाड़ स्वर्ग तकनीक रिकॉर्ड। ज्वाला। आदर्श ने बड़बड़ाते हुए अपनी कटलरी वापस कर दी। डेसोलेट हेवन तकनीक के रिकॉर्ड से 25 ग्लोरी पॉइंट मिलते थे। रिकॉर्ड तोड़ना निश्चित रूप से ग्लोरी पॉइंट्स जमा करने का सबसे तेज और सबसे कारगर तरीका था। आदर्श 10,000 जानवरों के कुलदेवता और वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के बाद के खंडों के बदले में कुछ हासिल करना चाहता था। उसे गौरव बिंदुओं की सख्त जरूरत थी। आदर्श को अपनी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कम से कम 30 और गौरव अंकों की आवश्यकता थी। क्या तुम सचमुच इस पर विचार नहीं करोगे? एक लंबे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी मेज पर जेड का एक टुकड़ा दबाए अपने सामने बैठी लाल रंग की पोशाक वाली लड़की को गौर से देख रहा था। ज्वाला द्वारा उजाड़ स्वर्ग तकनीक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इसकी खबर पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य में तेजी से फैल गई। कई प्रमुख गुट चिंतित हो गए। असल वजह यह थी कि ज्वाला का कोई बैकग्राउंड नहीं था, मानो वो कहीं से प्रकट हो गई हो, इस उम्मीद में कि उसे अपने साथ जोड़ लिया जाएगा। कौन सा बड़ा गुट उस पर पागल नहीं होगा। कई गुटों ने पहले ही अपने वरिष्ठ स्तर के दूत भेजकर अपने संपर्कों के जरिए वैभव दिव्य नगर में प्रवेश कर लिया था। वे ज्वाला को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह की अनुकूल परिस्थितियां देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके पास आए थे। ये गुट ज्यादातर एकांत प्रिय पारिवारिक कबीले थे। इनमें से कई तो चूर राजघराने से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ज्वाला को उनमें कोई रुचि नहीं थी। ज्वाला ने मीठी मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, इस दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद, लेकिन ज्वाला बंधन में नहीं रहना चाहती। ज्वाला स्वतंत्रता पसंद करती है। अगर स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं तो हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। लंबे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हार मानने को तैयार न होते हुए पूछा, जरूरी नहीं है। अंकल सॉन्ग के प्यार के लिए शुक्रिया, लेकिन ज्वाला को अब भी आजादी पसंद है। वो जहां चाहे वहां जा सकती है। ज्वाला ने विनम्रता से कहा। उसकी आवाज लार्क जैसी थी। सच में? तो ये तो अफसोस की बात है। लंबे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी काफी देर से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन ज्वाला की रुचि न होने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही ज्वाला की खिली हुई मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने मुंह सिकोड़कर कहा, कितना छोटा सा टूटा फूटा गुट है। सोचो, तुम खुद को एकांत प्रिय पारिवारिक कबीला कहते हो। मुझे भी शामिल करने के लिए कबाड़ का ढेर लगाकर मुझे बहका रहे हो। सपने देखो। उसकी नौकरानी शीतल ने कमरे से अपना सिर बाहर निकाला। मिस,
ये लोग बहुत परेशान करने वाले हैं। वास्तव में मिस, अभी अभी एक पर्चा भेजा गया था। चू राजघराने के अधिराज आपसे मिलना चाहते हैं। ज्वाला थोड़ी देर के लिए रुका। अधिराज कौन है? वो पुरुषों की सूची में 10वें नंबर पर है। वो तुमसे ज्यादा पीछे नहीं है। पहले जब एल्डर यूहुआ पढ़ा रहे थे तो वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था। शीतल ने अवाक होकर कहा। अधिराज आखिरकार एक उत्कृष्ट व्यक्ति था और ज्वाला के करीब था, लेकिन ज्वाला को तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन शीतल जानती थी कि ऐसा इसलिए नहीं था कि ज्वाला की याददाश्त खराब थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने चुनिंदा रूप से महत्वहीन लोगों को छांटने का फैसला किया था। किसी की आत्मा जितनी अधिक मजबूत होती है, चीजों को भूलने की उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ज्वाला के अपने शब्दों में, इन बेकार लोगों को याद करना जीवन की बर्बादी थी। एक और मेंढक नहीं मिल रहा। ज्वाला बड़े गुटों के बुजुर्गों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करता था, लेकिन युवा पीढ़ी के एक जूनियर के लिए ज्वाला को परेशान भी नहीं किया जा सकता था। हाँ, शीतल ने जोर से सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, मिस सबसे अच्छी हैं। पहले लोग मिस, विराट और आदर्श को वैभव के 3 कुलीनों में रखते थे। अब उन्हें पता होना चाहिए कि विराट और आदर्श की तुलना मिस से नहीं की जा सकती। शीतल ने गर्व से कहा। उसे ज्वाला पर दिल से गर्व था। वैभव दिव्य साम्राज्य जैसी जगह में पैदा होना, आदर्श और विराट का इस मुकाम तक पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है। ज्वाला को अचानक कुछ याद आया और उसने मुंह सिकोड़ लिया। आदर्श, वो बदमाश जो सिर्फ कमियां निकालना जानता है, असल में पहले ही रिकॉर्ड तोड़कर मेरा पहला स्थान छीन चुका है। हालांकि आदर्श का रिकॉर्ड ज्वाला के डेजोलेट हेवन तकनीक रिकॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने ज्वाला को निराश कर दिया। ज्वाला को आदर्श की याद सिर्फ इसी वजह से आई। अगर ऐसा न होता तो वो नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता की जरा भी परवाह न करती और न ही उसे ये याद रखने की जहमत उठानी पड़ती कि आदर्श कौन था। शीतल, एक ध्वनिरोधी अवरोध खड़ा करो। मैं साधना करना चाहता हूं। आखिरकार वीरान स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षण के कारण मैं अपनी साधना को एक तरफ रख रहा हूं।